चैनल। अगर आपको सच्ची और गहरी कहानियाँ पसंद हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कहानी है द कंदहार हाईजैक IC-814 7 दिन जो भारत को हिला दिए। थी 24 दिसंबर 1999। सोच के देखिए, साल का आखिरी हफ्ता, पूरी दुनिया जश्न की तैयारी में डूबी हुई थी। और इन्हीं सब के बीच इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से दिल्ली के लिए बिल्कुल अपने आम सफर पर निकल चुकी थी। फ्लाइट के अंदर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। 179 पैसेंजर्स थे, क्रू मेंबर्स थे, कई सारे परिवार जो क्रिसमस और नए साल के लिए बस अपने घर लौट रहे थे। मतलब उम्मीदों और खुशियों से भरी एक बिल्कुल आम सी उड़ान। लेकिन उस वक्त किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मंजिल दिल्ली नहीं बल्कि एक अनजाना सा खौफ होने वाला था। ये फ्लाइट आगे चलकर भारत के इतिहास की सबसे लंबी और सबसे दर्दनाक हाईजैकिंग बनने वाली थी। तो चलिए देखते हैं कि ये आम सी उड़ान आखिर आतंक की उड़ान में बदली कैसे। फ्लाइट ने जैसे ही टेक ऑफ किया, उसके कुछ ही देर बाद 5 लोग अपनी सीट से उठ खड़े हुए। उनके हाथों में क्या था? चाकू और हैंड ग्रेनेड्स। उन्होंने सीधे यात्रियों को धमकाना शुरू किया और जबरदस्ती कॉकपिट में घुल गए। पायलट को मजबूर कर दिया गया कि वो प्लेन का कंट्रोल उन्हें दे दे। आसमान का सुकून पल भर में खौफ में बदल चुका था। ये पांचों आतंकवादी आखिर थे कौन? पता चला कि ये पाकिस्तान से थे और उनका कनेक्शन था हरकत उल मुजाहिदीन से। और उनका मकसद बिल्कुल साफ था, प्लेन में बैठे लोगों की जान के बदले वो भारत सरकार से अपनी मांगे मनवाना चाहते थे। और बस इसके बाद शुरू हुआ डर और अनसर्टेनिटी का एक ऐसा लंबा सफर जो कई शहरों से गुजरा और आखिरकार कंधार में जाकर थमा। सबसे पहले हाईजैकर्स ने प्लेन को अमृतसर में लैंड करवाया और यहीं यहीं भारत के पास पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मौका था इस पूरे आतंक को अपनी ही जमीन पर रोकने का। लेकिन कम्युनिकेशन गैप हुआ, फैसला लेने में देरी हुई और वो मौका हाथ से निकल गया। वहां से प्लेन सीधा लाहौर गया रिफ्यूलिंग के लिए और फिर पहुंचा दुबई। अब देखिए, दुबई में कुछ पैसेंजर्स को छोड़ तो दिया गया, लेकिन वहीं पर आतंकवादियों ने एक पैसेंजर रूपिन कट्याल की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। तो अब ये सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं थी, ये एक कत्ल भी था। और आखिर में प्लेन ने अपनी आखिरी उड़ान भरी और लैंड हुआ कंधार में। एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है, कंदहार उस वक्त तालिबान के शासन में था। इसका साफ मतलब ये था कि प्लेन अब एक ऐसी जगह पर खड़ा था जहां भारतीय सुरक्षा बलों की पहुंच कह सकते हैं ना के बराबर थी। संकट अब कई गुना बढ़ चुका था। यहां से शुरू हुई वो 7 दिनों तक चलने वाली घनघोर बातचीत, एक ऐसी नेगोशिएशन जिस पर 179 जिंदगियों का पूरा भविष्य टिका हुआ था। हाईजैकर्स की डिमांड बिल्कुल क्लियर थी। उनका कहना था कि भारत अपनी जेलों में बंद 3 खूंखार आतंकवादियों को रिहा करे। और ये थे वो 3 नाम जिनके बदले में 179 लोगों की आजादी मांगी जा रही थी। मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगार। ये कोई छोटे मोटे क्रिमिनल नहीं थे, ये आतंकवाद के बड़े जाने माने चेहरे थे। अब सोचिए, उस वक्त भारत सरकार की हालत एक प्रेशर कुकर जैसी थी। एक तरफ पैसेंजर्स के परिवार सड़कों पर थे, उनकी भावनाएं, उनका दर्द टीवी पर पूरा देश देख रहा था। और दूसरी तरफ मीडिया की नॉन स्टॉप कवरेज, इंटरनेशनल प्रेशर और हर फैसले के साथ जुड़ा एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क। और इन्हीं हालात के बीच सरकार को एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा, एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो सच कहें तो आज तक विवादों में है। देखिए, फैसला लेना बिल्कुल आसान नहीं था। एक तरफ कीमत क्या थी? 3 खतरनाक आतंकवादियों को आजाद करना, जिसका अंजाम आगे चलकर बहुत बुरा हो सकता था। और दूसरी तरफ इनाम क्या था? 179 बेगुनाह जिंदगियों को सेफ वापस लाना। बस यही वो डिलेमा था जिसका सामना पूरा देश उस वक्त कर रहा था। और आखिरकार साल के बिल्कुल आखिरी दिन 31 दिसंबर 1999 को भारत ने ये मांग मान ली। उन 3 आतंकवादियों को कांदाहार ले जाकर हाईजैकर्स को सौंप दिया गया और बदले में सभी पैसेंजर्स को रिहा कर लिया गया। पूरे देश ने उस दिन एक राहत की सांस ली। लेकिन इस राहत की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, एक ऐसी कीमत जिसका असर आने वाले सालों में साफ दिखने वाला था। रिहा किए गए आतंकवादियों में से जो सबसे बड़ा नाम था मसूद अजहर, उसने आगे चलकर जैश-ए-मोहम्मद नाम का एक नया आतंकी संगठन बनाया। और इसी जैश-ए-मोहम्मद ने आगे चलकर भारत पर कई बड़े हमले किए, पार्लियामेंट अटैक से लेकर पुलवामा अटैक तक। यही वजह है कि आतंकवादियों को छोड़ने का वो फैसला आज तक एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। ये पूरी घटना देश के मन पर एक गहरे जख्म की तरह रह गई। हाँ, लेकिन इस हादसे से भारत ने एक बहुत बड़ा सबक भी सीखा। ये सेफ्टी के लिए एक वेकअप कॉल की तरह था। इसके बाद देश भर में नए एंटी हाईजैकिंग प्रोटोकॉल्स लाए गए। सारे प्लेन्स के कॉकपिट के दरवाजे रीइंफोर्स किए गए, यानी मजबूत किए गए, और एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी को पहले से कहीं कहीं ज्यादा सख्त कर दिया गया। तो आखिर में इस पूरी घटना ने देश को एक सबसे बड़ा और कठोर सबक सिखाया कि आतंकवाद से नेगोशिएशन करना या सौदा करना कितना महंगा पड़ सकता है। वो 7 दिन का संकट तो खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया। 179 जिंदगियों को बचाने के लिए 3 आतंकवादियों को छोड़ देना, क्या ये सही फैसला था? इस सवाल का जवाब शायद आज भी इतना आसान नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी सच्ची, गहरी और इतिहास से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें